देखिए जो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द प्रोटेक्शन टू द सिविल सर्वेंट, लीगल इम्यूनिटी गिवन अंडर आर्टिकल 311। वैसे तो लीगल जो इम्यूनिटी है वो आपके सीआरपीसी में भी है और सीपीसी में भी है। वहाँ पे जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में क्या है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूट करने की अगर परमिशन लेनी है तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं बोलता हूँ कि प्रोटेक्शन जो है गिवन अंडर इंडियन लीगल सिस्टम, then you are supposed to cover Indian Constitution as well as the other provisions under other statutes like CRPC, CPC. But when I am specific asking about the legal protection given under Article 311 or the Indian Constitution, then obviously I am just focusing this under Article 311, right? तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल थे, तो यहाँ पे आपको पता है रूल फ्रेमिंग पावर है एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर को। 310 जो है आर्टिकल दैट टॉक्स अबाउट द योर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। वी हैव incorporated the doctrine of pleasure with some modification, not as the rigid or absolute pleasure as in the UK legal system. तो उसके फर्दरेंस में हमने क्या किया, फिर कैसे हमने जो यहाँ पे इसका प्लेजर को क्या किया, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया। तो इट मीन्स जो रिस्ट्रिक्शन कर रहा है वो आर्टिकल 311 के द्वारा हमने इस पर रिस्ट्रिक्ट किया इसकी डोमेन को, ठीक है ना। वो क्या, तो आर्टिकल 311(1), तो ये जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया तो यहाँ पर आर्टिकल 311(1) के द्वारा इसमें जो है लिमिटेशन इसके ऊपर इम्पोज की। जैसे किसी पार्टिकुलर पोस्ट के लिए, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मान लिया क्लास 4 के लिए कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सपोज आपका स्कूल का ले लेते हैं क्योंकि स्कूल से पास आउट हुए हो आप। मान लिया प्रिंसिपल, डीडीओ जो ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर है, तो स्कूल के पियोन के लिए, सिर्फ पियोन के लिए, क्लास डी एम्प्लॉइज़ के लिए, सफाई वाले के लिए, उसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो स्कूल का प्रिंसिपल है। यानी जो अपॉइंटमेंट होगी वो स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा होगी। तो जिसने उसको लगाया वही उसको हटाएगा, वही उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा, चाहे वो रैंक उसकी रिड्यूस। अब वैसे पार्टिकुलरली क्या है कि इस केस में कोई रैंक रिड्यूस नहीं हो सकती, पियोन से नीचे तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। मान लिया मैं बात करता हूँ क्लर्क्स के लिए मान लिया क्या है कि आपका सपोज या ड्राइंग टीचर तक के लिए आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर कॉम्पिटेंट है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वही उसको रिमूव कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर है वो टीचर को लगा तो सकता है लेकिन हटा ब्लॉक एजुकेशन या प्रिंसिपल, वो नहीं, या तो वो या उससे हायर अप। तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही पनिशिंग अथॉरिटी है, वही रिमूवल अथॉरिटी है, वही डिसीजन लेगा। ये क्यों, ऐसा क्यों किया भाई? प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस है कि जिसने जिसको लगाया है तो उससे नीचे का अगर आदमी उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा या उसको जॉब से हटाएगा तो क्योस क्रिएट हो जाएगा। ये तो प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस है कि जो कॉम्पिटेंट ही नहीं है उसको लगाने के लिए, तो वो उसको हटाने के लिए भी कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता। समझ गए? तो इसलिए यहाँ ये जो दो एग्जांपल मैंने बताए हैं आप लोग समझ गए। सपोज मैं बात करता हूँ किसी गजेटेड ऑफिसर के लिए। मान लिया गजेटेड ऑफिसर की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, सपोज वो कमिश्नर या सेक्रेटरी है, ठीक है ना। तो नीचे से क्या है कि कोई डिसिप्लिनरी कमेटी बैठाई उसके अगेंस्ट, और फिर जो उसकी फाइंडिंग होगी और उस फाइंडिंग्स को जो अप्रूवल करेगा वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगा। तो उसको हटाने के लिए अगर सेक्रेटरी कॉम्पिटेंट है, एजुकेशन सेक्रेटरी, तो वही एजुकेशन सेक्रेटरी ही उसको पनिश करने के लिए कॉम्पिटेंट है, ना कि उससे नीचे वाला ऑफिसर। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें डाला था, जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है यार। तो यहाँ पे हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया कि एक सर्टेन लेवल का जो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही उसको रिमूव कर सकता है। अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखें, नो पर्सन हु इज़ ए मेंबर ऑफ द सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन, ऑल इंडिया सर्विस और ए सिविल सर्विस ऑफ द स्टेट और होल्ड्स ए सिविल पोस्ट। ये मैं बता चुका हूँ पहले आपको, सिविल पोस्ट और नॉन सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन और स्टेट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटीज सबॉर्डिनेट टू दैट बाय विच ही वॉज अपॉइंटेड। तो शुरू का जो स्टार्टिंग किया था नो पर्सन, हमेशा बेयर एक्ट में आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा कि पर्सन हु इज़ ए मेंबर ऑफ मे बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय ए पर्सन हु इज़ द कॉम्पिटेंट, ठीक है ना। नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे समझाने के लिए। तो नो पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन ऑल इंडिया सर्विस और द सिविल सर्विस ऑफ स्टेट होल्ड्स ए सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन और स्टेट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट बाय विच ही वाज अपॉइंटेड। यानी कोई भी जो है पर्सन, कोई भी एम्प्लॉय, वो जो कॉम्पिटेंट जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उससे नीचे का उसको पनिश नहीं कर सकता है।
ठीक है ना। अब इसमें क्या आया, डिसमिस वर्ड भी आया, रिमूवल भी आया, रिडक्शन इन रैंक भी आया। रिडक्शन इन रैंक मीन्स जैसे मैं आपको बताता हूँ कोई हेड क्लर्क है तो वो क्लर्क लगा पहले और फिर हेड क्लर्क बना प्रमोशन में, लेकिन उसने कुछ वहाँ इम्बेजलमेंट कर दिया, कुछ इशू हुआ, कुछ इरेगुलरिटीज हुई, इंक्वायरी हुई, कंपिटेंट अथॉरिटी ने फिर डिसीजन लिया उस इंक्वायरी के बेसिस पे, इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट पे, और फिर उसमें क्या होता है। अब यहाँ पर मैं आपको जब आगे हम बिल्कुल इसके तह तक जाएंगे ना तो मैं आपको पूरे रूल्स रेगुलेशन में बताऊँगा, जैसे हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 वाले। यहाँ पर बात करता है 3 तरह के, डिसमिसल, रिमूवल और आपका रिडक्शन इन रैंक, लेकिन यहाँ पे कहीं भी मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन जब आप रूल्स देखेंगे ना तो उसमें मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी, यानी आगे फर्दर डिटेल बनना शुरू हो जाता है रूल्स रेगुलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिसमिसल का मतलब ये होता है अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सर्विस से डिसमिस कर दिया। डिसमिसिंग मीन्स वो किसी भी दोबारा गवर्नमेंट सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं है, डिबार हो गया वो परमानेंट। रिमूवल मीन्स क्या है कि उसको सर्विस से निकाल दिया, पार्टिकुलर मान लिया एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसको निकाल दिया, लेकिन अब वो दूसरे डिपार्टमेंट में सर्विसेज ले सकता है, एलिजिबल है, पर एक बार जॉब से वो उस डिपार्टमेंट से गया। लेकिन अगर डिसमिसल कर दिया तो ये हायर टाइप की पनिशमेंट है, ये हालांकि सारी मेजर पेनल्टी में आते हैं ये, तो ये सारे वो कभी भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए एलिजिबल ही नहीं है, उसकी इंटीग्रिटी ज़बरदस्त डाउटफुल है। तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि उसको कौन सी पनिशमेंट अवॉर्ड करनी है। सुनाई बात आपको? तो इस तरीके से आपने देखा रिडक्शन इन रैंक, हेड क्लर्क से उसको क्लर्क बना दिया। फिर आगे हम देखेंगे कभी जब रूल्स रेगुलेशन में माइनर मेजर पेनल्टी, माइनर में क्या है कि आपका एक इंक्रीमेंट रोक दिया, ठीक है ना, 1 ईयर के लिए, फिर आपको दोबारा में। तो इस तरीके से अलग अलग हैं वो क्लासिफिकेशंस हैं, वो आपके कहीं पेपर में नहीं आना है, लेकिन उसको समझने के लिए हम एक दिन कराएंगे वो भी आपको। तो यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो ये एक लिमिटेशन पुट करता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पे। लेकिन अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की केसेज आए कुछ, और वहाँ से ये लगा कि जैसे पुरुषोत्तम लाल धिंगड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया 1958 का, कुछ और भी केसेज आए, और फिर ये लगा कि 1963 में एक 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आते हैं, और उसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 13 जो 311 में 2 और 3 और इंसर्ट कर दिया। तो ये आप देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं दोनों। ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। No such person as aforesaid shall be dismissed, removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of the those charges। तो ये क्या करता है, इसके ब्रैकेट में आप लिख लीजिए नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस का ये इनकॉर्पोरेट किया गया ओडी अल्ट्रम पार्टम, यानी अगर किसी के अगेंस्ट आपने इंक्वायरी बिठाई है, उसको पनिश करना है, तो पनिश करने से पहले उसको चांसेस दो, जो चार्जेस उसके अगेंस्ट लगाए हैं उसको बताओ कि भैया आपके अगेंस्ट ये चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, ठीक है ना। इंक्वायरी ऑफिसर बताएगा, वो चार्ज मेमो देगा उसको, फिर वो उसका रिप्लाई देगा, और फिर फाइनली जो रिपोर्ट आती है, जो रिकमेंडेशन आती है, फिर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर ये जो बात करते हैं नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें डाली गई, यानी हमने क्या है कि इसको जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को फर्दर लिमिट किया। अब प्रोविजो देखिए इसमें, प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज़ प्रोपोज्ड आफ्टर सच इंक्वायरी or to impose upon him any penalty, such penalty may be imposed on the basis of the evidence adduced during such inquiry। यानी उस इंक्वायरी के दौरान जो एविडेंस आए उनके बेसिस पे ही आप उसको पेनलाइज करोगे ना। एंड इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू गिव सच पर्सन अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन ऑन द पेनल्टी प्रपोज। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पहले जब ये 1963 में आया तो 2 स्टेज पे नेचुरल जस्टिस मिलता था। एक तो फर्स्ट स्टेज पे जब उसको चार्ज मेमो दिया जाएगा, वो अपना रिप्लाई देगा, एक तो वो हो गया गिल्टी हो गया भैया उसको, ठीक है ना। फिर उसका जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको पनिशमेंट देगी कि हमने इसको मेजर पेनल्टी देना, माइनर पेनल्टी देना, इसकी रैंक रिड्यूस करनी है, या इसका आपका रिडक्शन जो रैंक है, या इसको रिमूवल करना है फ्रॉम सर्विस, या डिसमिसल करना है, तो उस समय उसको दोबारा फिर अपॉर्चुनिटी दी जाती थी कि वाई नॉट योर सर्विसेज मे बी डिसमिस्ड, or why not your services may be discharged from the department, या reduced in rank from this to this। तो ये सारा का सारा तो उसको दोबारा से फिर अपॉर्चुनिटी मिलती थी, फिर वो अपनी फिर दोबारा से रिप्लाई देता था, और इसका मतलब उसको 2 जगह पे अपॉर्चुनिटी मिला। अगर यही चीज़ हम क्रिमिनल केस में आज देखें CRPC में तो ये है। अगर आप किसी को देखो, जैसे डेरा सच्चा सौदा बाबा वाले को जो हुआ, पहले तो क्या, ये किसी भी केस को उठा के देख लो, तो सबसे पहले तो क्या है कि जजमेंट आ गया गिल्टी और नॉट गिल्टी। तो गिल्टी आ गया फलाना सेक्शन के तहत IPC के, और
और आर्म्स एक्ट जो हैं। फिर उसके बाद 3-4 दिन या बाद या 5-7 दिन के बाद क्या होता है कि जजेस क्या करता है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ऑर्डर सुनाता है। यानी उसमें जो अक्यूज का जो वकील है वो सारे मिटिगेटिंग फैक्टर लेके आएगा कि माय लॉर्ड इसको सज़ा कम देनी चाहिए, बड़ी एज का, सिंगल अर्निंग हैंड है फैमिली, जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। और जो प्रोसिक्यूशन जो लॉयर है वो कहेगा कि इसका तो गला दबा दो, इसको तो मैक्सिमम पनिशमेंट दे दो, इसको तो ये कर दो, ये बाबा होने के नाते इतना इसके मतलब लोगों का फेथ था, इसने ब्रीच किया, इट शुड बी सेट एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी। ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब एक एग्रीवेटिंग देगा, दूसरा मिटिगेटिंग देगा, तो वो है। लेकिन ये पहले था, लेकिन 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सिविल के मतलब ये सर्विसेज मैटर में ये दूसरे वाली अपॉर्चुनिटी है, ये विड्रॉ कर ली। सुनाई बात आपको, सिर्फ इनिशियल स्टेज पे जब चार्जेस मेमो होंगे तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पनिशमेंट कितनी मिलनी है उस स्टेज पे आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, लेकिन क्रिमिनल केसेज में आज भी है। क्लियर यहाँ तक? हाँ। प्रोविजो प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई, यानी जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है ये उसकी एक्सेप्शंस हैं। Where a person is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of the conduct which has led to his conviction on a criminal charges, अगर किसी को क्रिमिनल चार्जेस की वजह से अगर किसी की कन्विक्शन होती है तो फिर आपको कोई चार्ज मेमो वगैरह और ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उसको पनिशमेंट अवॉर्ड दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ है उसने उसको गिल्टी ठहरा दिया। जैसे कोई मॉरल टर्पिट्यूड का केस है और जो भी केस है, जब एक कोर्ट ने ऑलरेडी रेगुलर जो कोर्ट है अगर वहाँ उसको गिल्टी ठहरा दिया तो ऑब्वियसली उसका जो इम्प्लीकेशंस है वो यहाँ सिविल सर्विस में पड़ेगा और उसको वहाँ पर कोई उसको इंक्वायरी वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है और उसको फिर प्रसाद दे देंगे और उसको सर्विस से निकाल देंगे। ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है, अगर क्रिमिनल के कोर्ट ने अगर उसको गिल्टी ठहरा दिया है तो उस भाई साहब की छुट्टी हो जाएगी। वो ये नहीं कह सकता नहीं जी मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी करो और प्रॉपर तरीके से ये होना चाहिए। तो ये केस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे एक केस है के वेंकटेश्वर वार्लू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा 2001 का केस है, तो इसमें यही चीज़ कोर्ट ने रिटेरिएट की है, रिपीट की है। अब आगे देखिए बी, यानी ये जो अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में यही होता है, 1 में दे दिया कि ठीक है जी ये किया जा सकता है, 2 में क्या कर दिया फर्दर लिमिट कर दिया, लेकिन फिर इसकी कुछ एक्सेप्शन और कर दी, नहीं, ये ऐसे कुछ स्पेकुलर सर्कमस्टांसेस है जिसमें कोई इंक्वायरी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब वो यूके वाला काम हो गया उन केसेज में। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे बी where the authority empowered to dismiss, remove a person or to reduce him in rank is satisfied that for some reasons to be recorded by that authority in writing it is not reasonable practicable to hold such inquiry। तो जहाँ पर ये लगता है कि भैया ये इंक्वायरी जो प्रैक्टिकल ये है ये कंडक्ट नहीं की जा सकती, तो इसलिए ये ज़रूरत ही नहीं है और इसको सर्विस से डिसमिस या टर्मिनेशन जो भी करना है वो ठीक है और वो वैलिड है। तो वो बंदा कोर्ट में नहीं जा सकता, वो कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि जी मेरे को तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है उसको रिस्ट्रिक्ट जो आर्टिकल 311 करता है और फिर इसमें जो क्लॉज 2 है जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद 15 के बाद डाला 2 और 3, और 2 वाला ये कहता है कि जी एक इंक्वायरी होगी, मेरे को चार्ज मेमो दिया जाएगा, मेरे को अपॉर्चुनिटी, वो कुछ दी नहीं गई। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ फिर 42nd में डाल दिया ना कि अगर जहाँ ऐसा लगता है क्रिमिनल कोर्ट ने उसको गिल्टी ठहरा दिया, चैप्टर इज ओवर। सेकंड, अगर जहाँ लगता है कि जो इंक्वायरी है वो प्रैक्टिकली कंडक्ट नहीं की जा सकती, इसमें साफ साफ देखिए ना ये लिख रखा है वेयर द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू डिसमिस और रिमूव अ पर्सन टू रिड्यूस हिम इन रैंक इज सेटिस्फाइड द फॉर सम रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। यानी वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना, अगर उस क्लास 1 पोस्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव या एजुकेशन सेक्रेटरी उसको डिसमिस कर सकता है, रिमूव कर सकता है उसी कॉम्पिटेंट, तो वही एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी वो इंडोर्स करेगा उसमें ऑर्डर में कि बाई इन्वोकिंग आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी, ठीक है ना, इन द एक्साइज ऑफ एंड जो उसके फर्दरेंस में जो रूल्स बना रखे होंगे उस स्टेट ने उनको भी कोट करके और फिर तो ये लिखेगा इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबली रीजनेबल टू होल्ड द इंक्वायरी एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है ना, यूर सर्विसेज आर हेयर बाई टर्मिनेटेड और यू आर हेयर बाई डिसमिस फ्रॉम द सर्विस। तो ये कहानी, ये ऑर्डर आ जाएगा और वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में बोला अगर ऐसा है, कोर्ट ने इस प्रोविजंस को वैलिड ठहराया है, लेकिन वो
कहीं अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, हरियाणा सिविल सर्विस रूल की बात है, किसी स्टेट की अपनी या किसी डिपार्टमेंट रूल्स है, अगर वो उसके पास अपील का मैकेनिज्म है तो अपील में जा सकता है वो उसी डिपार्टमेंट, या फिर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट या 226 में हाई कोर्ट में जा सकता है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिक्शन है, वो आपको पता है, वो बार बार बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे अब मैं आपको बताऊं, जैसे ये सचिन वाजे का ये सो कॉल्ड ये अपने कोप यानी पुलिस को बोलते हैं। अभी आपको पता था कि अंबानी साहब के घर के आगे एक गाड़ी मिली थी जिसमें उसमें काफ़ी जेलेटिन लेड RDX था, और ये फिर उसमें फर्दर इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि जो ये ASI था सचिन वाजे पहले भी सस्पेंड रहा है, तो काफ़ी वो डाउटफुल इंटीग्रिटी रही है। तो ये फिर फाइनली क्या हुआ कि मुंबई पुलिस कमिश्नर, दैट वाज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर दिस ASI रैंक, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, विदाउट होल्डिंग एनी इंक्वायरी बाय इन्वोकिंग दिस अंडर आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज B, ठीक है ना, या C भी लिया जा सकता है, आगे उसमें देखेंगे। तो वहाँ पर उसको सर्विस से सीधा टर्मिनेट कर दिया या डिसमिस कर दिया, वो देख लेना कौन सा वर्ड यूज़ किया उस ऑर्डर में, ठीक है ना। टर्मिनेशन है तो वो किसी और जॉब के लिए एलिजिबल है, अगर डिसमिस है तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, कहीं पे भी, ना स्टेट में, किसी स्टेट में, ना किसी सेंटर में, किसी भी जॉब में वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किया, तो सचिन वाजे साहब इसको कोर्ट में ऑब्वियसली चैलेंज करेंगे और वो कहेंगे जो भी उनके पुलिस के सर्विस कंडक्ट रूल हैं उसमें कोई ना कोई अपील का मैकेनिज्म होगा। वो फिर जब मुंबई पुलिस कमिश्नर के अगेंस्ट और DGP महाराष्ट्र में कोई ना कोई प्रोविजन होगा वहाँ के, तो वहाँ जा सकते हैं। अगर वहाँ पे भी उनको रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर वो आपका 226 में महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट में जा सकते हैं या 32 में जा सकते हैं। लेकिन बाद की लाइफ बड़ी घसीटने वाली लाइफ होगी और वो 10-12 साल लग जाते हैं उस पूरे मैकेनिज्म में। तो जो एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने प्रसाद दे दिया तो काफ़ी हद तक वो सर्वाइव करता है। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर वाकई में ऐसे कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जहाँ पे लगता है कि नहीं, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अपनी पावर जो है एक्सेसिव एक्सरसाइज की है, तो वहाँ कोर्ट स्पेरिंगली रिलीफ दे भी देता है। अब दूसरा मैं आपको बताऊँ, अब आगे देखिए इसका C, वेयर द प्रेसिडेंट और द गवर्नर एज द केस मे बी इज सेटिस्फाइड। तो ये जो सेटिस्फाइड वर्ड है बड़ा, इसको अंडरलाइन कर लें, दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इट इज़ नॉट एक्सपीडियंट टू होल्ड सच इंक्वायरी। और जहाँ पर प्रेसिडेंट या गवर्नर को लगता है कि भैया सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए इंटरेस्ट में ये अभी इंक्वायरी है जो ये एक्सपीडियंट नहीं है, ये नहीं की जा सकती, तो उसी में क्या हुआ मैं आपको बताऊँ, 2020 में स्पेशल टास्क फोर्स बनाएगी J&K एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, और इट वाज आई थिंक हेडेड बाय DGP। और फिर इन्होंने पूरा सर्वे किया, देखा लोगों का सबका रिकॉर्ड मंगवाया इधर उधर से, सारे डिपार्टमेंट से, और देखा कि जो लोग टेररिज्म में इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए थ्रेट हो सकते हैं, तो ये जो आर्टिकल 311 आपका क्लॉज 2 सब क्लॉज C के तहत ये STF बनाई गई, और एक कमेटी, एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी और कंसिस्टिंग ऑफ अदर सेक्रेटरीज, कि भैया वो फिर डिसीजन लें और उनको बगैर इंक्वायरी के इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, देयर सर्विसेज आर डिसमिस्ड, खत्म बात, कोई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे क्या हो गया, तो यानी 3 केसेस ऐसे जहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर स्ट्रिक्टली मतलब लागू होती है, जहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, कहाँ, जहाँ क्रिमिनल केस कोर्ट में अगर उसको पनिशमेंट मिल गई। दूसरा जहाँ पे ये लगता है जी, हाँ, दूसरा जहाँ ये लगता है कि जो आपका फिजिबल नहीं है प्रैक्टिकली इंक्वायरी कंडक्ट कराना, ठीक है ना। तीसरा आपको ये लगता है जहाँ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के इंटरेस्ट में ये एक्सपीडियंट है इसको सर्विस से निकालना, नहीं तो ये बहुत नुकसान कर देगा, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को ये सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं इसलिए हैं जो डेड वुड हैं, टू वीड आउट द डेड वुड, ठीक है ना। तो ये डिमक, जो ये करप्ट ऑफिशियल्स और ये जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से जो ऐसे ऑफिशियल्स, ये जो डिमक है, इसको बाहर निकालो जल्दी से जल्दी सिस्टम से, ताकि ये और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को खतरा ना बने, ठीक है ना। तो दिस इज़ द ओवरऑल फिलॉसफी बिहाइंड दिस द प्रोटेक्शन टू द सिविल सर्वेंट। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि प्रोटेक्शन टू द सिविल सर्वेंट, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई हु आर द सिविल सर्वेंट्स, वो हम उस पिछले क्लास में कर चुके हैं, तो सिविल सर्वेंट्स को मिलेगा। तो ये यहाँ पर पहले ये जो इसकी डेवलपमेंट थी ये थी कि भैया जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वही, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही उसको रिमूव करेगा। फिर उसके बाद ये डेवलपमेंट होती चली गई है जो मैंने बताई है, और 3 सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे एक प्रकार से क्या है कि ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर होगी, कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर ये विद दिस वी आर ओवर विद द बेसिक ऑफ द प्रोटेक्शन एंड द लीगल इम्यूनिटी टू द सिविल सर्वेंट्स. थैंक यू.